रात का समय था। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। नंदा अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। एक साया उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की आहट से वो एकदम से चौंक गई। कौन कौन है? उसकी बातों को सुनकर अंदर आए शख्स ने बच्चे की तरह बोलते हुए कहा, अले, तुम हमको नहीं पहचानती? हम हैं तुम्हारे पति गुड्डू। मेरे पति? सुनो ना, हमको ना नींद नहीं आ रही है, थोड़ा दल भी लग रहा है, तुम मेरे कमरे में तलो ना। ये कहकर वो नंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाकर अपने पति को बुलाऊंगी। अले, मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम कितने बुलाने की बात कर रही हो? तलो ना मेरे कमरे में। शादी के बाद तो पत्नी पति के कमरे में रहती है ना, पर तुम तो कभी मेरे कमरे में आई नहीं। ये कहकर गुड्डू फिर से नंदा का हाथ पकड़ता है। इस बार नंदा को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू को जोर का थप्पड़ मार देती है। आपको बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। नंदा के थप्पड़ की मार से गुड्डू किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है। मार दिया, मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया। गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी पुष्पा दौड़ी हुई नंदा के कमरे में आती है। अरे क्या हुआ गुड्डू बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? गुड्डू ने पुष्पा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह जोर जोर से रोता रहा। उसे इस तरह रोता देखकर पुष्पा ने नंदा से पूछा, क्या हुआ बहू रानी, गुड्डू बाबा क्यों रो रहे हैं? आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या? देखिए बहू रानी, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पति को रुला दे। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पति हैं? हाँ, यही तो आपके पति हैं जिससे 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है। देखो तुम झूठ मत बोलो, ये मेरे पति नहीं है। अरे बहू रानी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? यही आपके पति हैं। नहीं, मैं नहीं मानती, ये मेरे पति नहीं है। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली हैं तो क्या हुआ, मन की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये मेरे पति नहीं है। ठीक है बहू रानी, आप मेरी बात मत मानिए, अपने पति की बात भी मत मानिए, लेकिन अपनी सास ससुर की बात तो मानेंगी ना आप। 1 सप्ताह बाद जब वो शादी से लौट कर आएंगे तब उनसे ही पूछ लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। नंदा के साथ ये क्या हो रहा था? वो किसे अपना पति कह रही थी और ये गुड्डू कौन है जो कह रहा है कि वो उसका पति है? इस बात को जानने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। नंदा बहुत ही गरीब घर की अंधी लड़की थी। नंदा के पिता गोपी एक मामूली मजदूर थे और उसकी मां विमला दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से घर में जवान अंधी लड़की। गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा। अरे क्या हो गया भगवान, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब किस्मत फूटी हो तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती। अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना। अपने पति की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टि से गोपी की ओर देखा और कहा, वहां भी बात नहीं बनी जी, उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया। ठीक ही तो है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था। अजी, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और आपको पता है ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही, अंधी है तो क्या हुआ, हम उसे कुएं में तो नहीं डाल सकते। गोपी की बात सच थी, लेकिन यह भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा। एक दिन की बात है, विमला जिस मेम साहब के यहाँ काम करती थी, उसके कोई दूर के रिश्तेदार विमला की मालकिन के घर आए हुए थे। विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी। अरे हम तो थक गए, गुड्डू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, चाहे वो लंगड़ी लूली अंधी कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की चाहिए। आपका कहना तो सही है भैया, लेकिन मैं भी परेशान हो गई गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर, मिलती ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए, ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा। उस रात उसने अपने पति से ये बात बताई तो, अरे बिमला, तू भी ना जरा समझा कर, जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा, तभी तो वो लंगड़ी लूली कोई भी ढूंढ रहा है।
आप भी ना हर बात पर शक करते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों में, अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं कल मालकिन से खुलकर बोल दूंगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं, तो नंदा को एक बार देख लें। विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बारे में बताया और उनके रिश्तेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही। उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सुन, मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती, बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहू चाहिए। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, सारा खर्च हम ही करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परेशान रहते थे, वो परेशानी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। नंदा की शादी रोशनलाल के बेटे गुड्डू से धूमधाम से हो गई। शादी इतनी आलीशान थी कि विमला और गोपी तो बस आंखें फाड़े हर कुछ निहार रहे थे। सच कहूं बिमला, मुझे नहीं पता था कि हमारी नंदा इतनी अच्छी किस्मत लेकर आई है। इतना बड़ा घर मिलेगा उसे, ये कौन जानता था। नंदा शादी करके अपने ससुराल आ गई। 6 महीने हो गए थे उसे अपने ससुराल आए, और 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा उसे पता नहीं था। पुष्पा के लाख कहने के बाद कि गुड्डू उसका पति है, उसने उसकी बात नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद की बात है, रात का समय था। तभी नंदा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। अरे, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? उस शख्स ने नंदा को गले लगाते हुए कहा। अरे, कुछ काम था। नंदा भी उसके गले से लिपट गई। जानते हैं, 4 दिन पहले कोई मेरे कमरे में घुस आया था। वो कह रहा था कि वो मेरा पति है। नंदा उस शख्स से बात कर रही थी, तभी पुष्पा नंदा के कमरे में आई और उसने देखा कि नंदा अपने ससुर की बाहों में है। मालिक, आप? पुष्पा, तुम? अरे, वो जरा बहू से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहां आया था। बहू? वो शख्स रोशनलाल था, नंदा का ससुर। असल में रोशनलाल का बेटा गुड्डू मंदबुद्धि था। रोशनलाल काफी पैसे वाला था, लेकिन उसकी पैसे और प्रॉपर्टी उसके बाद कौन संभालता, क्योंकि उसका बेटा तो दिमाग से पैदल था। रोशनलाल ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस बीच नंदा की मां से रोशनलाल की मुलाकात हुई और नंदा की शादी गुड्डू से हो गई। मालती, गुड्डू की शादी तो हमने कर दी, लेकिन हम जानते हैं कि गुड्डू हमारा वंश नहीं चला पाएगा। हमारी इतनी संपत्ति हमारे बाद बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमें ही इसे संभालने वाला लाना होगा। दुनिया की नजर में यह गुड्डू की सुहाग रात होगी, लेकिन नंदा के साथ सोऊंगा मैं। पुष्पा को अब सारी सच्चाई का पता लग गया था, और उसे यह भी पता लग गया था कि आखिर उसे रोज क्यों नंदा बार बार मना कर रही थी कि गुड्डू उसका पति नहीं है। असल में गुड्डू की आड़ में रोशनलाल नंदा के सम्मान के साथ खेल रहा था। मुझे घिन आ रही है, सच में मुझे घिन आ रही है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। नंदा तो बेचारी अंधी है, उसे क्या पता, लेकिन ये आंख वाले लोग, छी। पुष्पा ने ठान लिया कि वो नंदा को इस नरक से बाहर निकालेगी। वो उसी रात पुलिस थाने गई और उसने रोशनलाल की सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस इंस्पेक्टर रानी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो रोशनलाल के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अरे, आपको शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, लेकिन मंदबुद्धि तो आप हैं। आपने एक अंधी लड़की के सम्मान को हर दिन अपने पैरों तले कुचला, वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस चाहिए था। आप जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं। रोशनलाल को जेल ले जाया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच नंदा के मन में सिर्फ यही सवाल हमेशा घूमता रहता है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं।